हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें इंडेस 2 का रिवीजन करना है। छोटा सा इंडेस है, फटाफट से इसका रिवीजन कर लेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा और इसका कोर प्रिंसिपल आउट ऑफ द स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल में नहीं दिया होता है वो चीज मैं आपको क्रक्स आपको तैयार कर दूंगा ताकि आपको इंडेस 2 में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस इंडेस में कहने को तो ये बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन इस इंडेस में बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के रूल काम नहीं करते कि भाई डेबिट कर दिया, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। वो थ्योरेटिकली हम करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली डेबिट क्रेडिट के रूल्स काम नहीं करते। इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी होती है आपको, ठीक है, तो उसके अलग अलग चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं उस चीज के लिए, तो वो चीजें मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। तो आइए इस इंडेक्स को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा कि इस इंडेक्स में मुझे आपको क्या बताना है, मुझे सिंपल ये बताना है कि भाई साहब इन्वेंट्री, अगर आपके पास में इन्वेंट्री है तो उसको आप बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में आप उसको किस वैल्यू पर दिखाएंगे, ठीक है, बस ये मुझे आपसे बात करनी है। भाई हमारी बैलेंस शीट है, यहां पे हमारी असेट है इन्वेंट्री, तो यहां पर मान लो 31 मार्च पर मैं किस वैल्यू पर दिखाऊं, ये बात समझ में आनी चाहिए हमें, बस ये निकालना है। अब इस वैल्यू पर निकालने में ही पूरी जो है सारी आपकी डिटेल आपको समझनी है कि वैल्यू हम कैसे डिराइव करेंगे। तो मैंने आपको कहा कि भाई इन्वेंट्री हमारी एक एसेट होती है और इस एसेट को हम कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पर मेजर करते हैं, ये चीज आपको पता है, ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पर मेजर करते हैं। अब बात आता है सर कि इन्वेंट्री की कॉस्ट का क्या मतलब है और इन्वेंट्री की एनआरवी का क्या मतलब है। तो मैंने आपसे कहा एनआरवी का मतलब है कि जो नेट पैसा आपके हाथ में आएगा, ठीक है, इन्वेंट्री को बेचकर जो नेट पैसा आपके पास में आएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू की, इस इन्वेंट्री के थ्रू हम इसको जब भी फ्यूचर में बेचेंगे तो कितना पैसा नेट में मुझे रियलाइज होगा, वो मेरी एनआरवी है। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट वो है कि भाई इस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए जो भी डायरेक्टली खर्चे इनकर्ड हुए वो सारे मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज करता हूं। ये आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है कि जो भी खर्चा मैं बिजनेस में अपने कर रहा हूं, मतलब जो भी खर्चा मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में जाता है, उनमें से कौन सा खर्चा मुझे पिक कर कर लेकर आना है कि कौन सा खर्चा इन्वेंट्री के लिए इनकर हुआ है। बहुत सारे खर्चे हुए होंगे लेकिन उनमें से कौन सा खर्चा इन्वेंट्री के लिए हुआ है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इन्वेंट्री हमारी एसेट होती है तो दैट्स व्हाई हम उसमें कैपिटलाइज करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट बन जाती है। फिर उसको एनआरवी से कंपेयर करते हैं, उसके लोअर पर हम इन्वेंट्री की कॉस्ट को, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को दिखा देते हैं। सर बस यही वाली बात तो समझ नहीं आती कि खर्चा कैसे होता है। मैंने आपसे कहा यहाँ पे बड़े सारे वेरियस एक्सपेंसेस होंगे, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस होगा आपका, डेप्रिसिएशन होगा, मेंटेनेंस का खर्चा होगा, रेंट का खर्चा होगा, बड़े सारे खर्चे होंगे, लेबर वगैरह का खर्चा होगा मेरा, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल वगैरह रॉ मटेरियल परचेज किया होगा उसका खर्चा होगा। मैंने आपसे कहा ये सारे खर्चे में से जितना खर्चा इन्वेंट्री के लिए किया हुआ है वो इन्वेंट्री का खर्चा बन जाएगा, ठीक है, वो इन्वेंट्री का खर्चा बन जाएगा। उसके बाद में हम इन्वेंट्री की कॉस्ट को पर यूनिट निकाल लेंगे। उसके बाद में जितने यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल हमारे पास में बचे होंगे पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके इन्वेंट्री की कॉस्ट को यहां पर क्लोजिंग स्टॉक के नाम पर हम दिखा देते हैं। तो जैसे ही मैं खर्चे वाली फिगर को पिक आउट कर कर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में दिखा देता हूं, तो क्लोजिंग स्टॉक का दिखाने का मतलब होता है इनकम। ये क्रेडिट साइड है ना आपका, अगर पीएल के क्रेडिट साइड में कोई भी वैल्यू दिखा रहे हैं तो वो एक तरह से इनकम है। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर जो भी खर्चे हैं वो सारे मैं नलिफाइड कर कर क्या करूंगा, मैं अपनी कॉस्ट को कम कर दूंगा। तो अल्टीमेटली कॉस्ट को कम होने पर ये इन्वेंट्री कहां चली जाती है, बैलेंस शीट की असेट साइड में इन्वेंट्री के तौर पर। इन सारी चीजों को अभी हम समझेंगे, ये सारी चीजों को समझेंगे, मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं कि हाँ ये चीजें मैं आपको अभी आगे चल के बताने वाला हूं। तो आइए इस इंडेक्स को स्टार्ट करते हैं। सीधे आप आ जाओ, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं कवर करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ आप रेलेवेंट डेफिनेशन पे इन्वेंट्री के साथ, इन्वेंट्री कहते कैसे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लेने की अब जरूरत नहीं है हमें क्योंकि वी आर इन रिवीजन मोड। तो मैंने आपसे कहा इन्वेंट्री हमारी एसेट होती है, सबसे पहली बात तो ये है एसेट होनी चाहिए। इन्वेंट्री की पहली कंडीशन क्या है, एसेट होनी चाहिए। एसेट कौन सी वाली, जो आपने हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने सेल करने के लिए रखा हुआ है, वो आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं शॉर्ट में, फिनिश गुड्स, ठीक है। जिस चीज का आपका धंधा है उस चीज में जो भी आपने बिजनेस में अपनी गुड्स वगैरह रखी हुई है सेल करने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो आपका इन्वेंट्री कहलाती है,
ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, फिनिश गुड्स। इसके बाद में इन्वेंट्री आर असेट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ सच सेल, WIP। मतलब अगर अभी आपका फिनिश प्रोडक्ट बना भी नहीं है लेकिन अभी बनने की कगार पर है, मतलब अभी बन रहा है, ठीक है, अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोडक्शन है, तो वो अंडर प्रोडक्शन स्टेज में भी अगर इन्वेंट्री है तो आप उसको भी इन्वेंट्री ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सर अभी बना तो है नहीं, जैसे इन्वेंट्री क्यों बोले भाई, वो भी इन्वेंट्री है, अभी अध पका माल भी आपका इन्वेंट्री है। उसके बाद में कहता है इन्वेंट्री आर असेट इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी आप रॉ मटेरियल या सप्लाईज वगैरह लेते हैं, जो भी कंज्यूमेबल्स लेते हैं, और वो कंज्यूम्ड होने हैं कहां पर, प्रोडक्शन प्रोसेस में, कहीं और कंज्यूम नहीं होंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम होंगे। और इन रीएंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रॉ मटेरियल कहेंगे उसको, ठीक है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने में या फिर आप जिस चीज को बनाते हैं मेन फिनिश गुड्स, इसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी मटेरियल कंज्यूम हो रहा है वो आपका क्या माना जाएगा, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल भी आपका क्या है, इन्वेंट्री है। तो बेसिकली क्या हो गया आपका, इन्वेंट्री क्या हो गया आपका, फिनिश गुड्स, WIP और रॉ मटेरियल। बात समझ में आती है। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को क्या मतलब है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एस्टिमेट क्या कर रहे हैं कि अपनी फिनिश गुड जो आपके पास में इन्वेंट्री रखी हुई है, जो आपके पास में इन्वेंट्री क्लोजिंग रेट पर रखी हुई है, इसका क्या एस्टिमेट सेलिंग प्राइस आप कर रहे हैं कि कितने में बेच पाएंगे। ठीक है, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। मतलब आपको जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मिलेगा, वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मिलने के लिए भी अगर कोई और खर्चा करना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल कोई कॉस्ट करनी पड़ेगी आपको। मान लो अभी मेरा गुड्स अभी जो है वो बेचना है मुझे, ठीक है, तो मेरा गुड्स जो है वो 100 रुपए का बिकेगा, लेकिन 100 रुपए का बेचने में मुझे 10 रुपए की कमीशन देनी पड़ेगी। तो एनआरवी कितनी हो जाएगी, एनआरवी इज 90 रुपीज। मतलब जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उसमें से ये सेलिंग प्राइस को रिसीव करने के लिए मुझे अगर कोई भी खर्चा करना पड़ेगा, वो आप माइनस कर दो, तो जो नेट अमाउंट आपके हाथ में आएगा, नेट अमाउंट आपके हाथ में जो आएगा वो आपका एनआरवी होता है। ठीक है, इसके बाद में फेयर वैल्यू के बारे में बात करता है इंड एस 2। ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन पर्पस है, फेयर वैल्यू का और कहीं यूज नहीं है। मतलब यहां पर सिर्फ इंड एस 2 ये बताना चाहता है कि भाई साहब एनआरवी और फेयर वैल्यू में आप कंफ्यूज मत हो जाना। फेयर वैल्यू कुछ अलग चीज होती है और एनआरवी कुछ अलग चीज होती है। फेयर वैल्यू आपका एज अ जनरल मार्केट पार्टिसिपेंट के हिसाब से निकलती है, जो हम इंडेक्स 113 में देखते हैं कि मार्केट में जनरली इस प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेचा जा रहा है। और एनआरवी का मतलब है कि एंटिटी स्पेसिफिक, मतलब एंटिटी पर्टिकुलर मेरे व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो मैं इसको कितने में बेच सकता हूं। ठीक है, तो वो आपका एनआरवी होता है। ठीक है, तो एनआरवी जो होता है वो आपका एंटिटी स्पेसिफिक होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन में मार्केट में अगर बेचने जाऊं तो लेट सपोज 10,000 का बिकेगा, लेकिन मेरे पास में इस मोबाइल फोन को बेचने का, जो मेरे पास में आज इन्वेंट्री है, इसको बेचने का मैंने अपने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उस कस्टमर को मैं 12,000 रुपए का बेचूंगा ये मोबाइल फोन। तो मुझे बताओ इस मोबाइल फोन की एनआरवी क्या है और फेयर वैल्यू क्या है। फेयर वैल्यू तो 10,000 ही है, लेकिन मैंने कस्टमर से 12,000 में बेचने का वादा किया हुआ है कि मैं आपको 12,000 में बेचूंगा, और कस्टमर ने भी बोला ठीक है 12,000 में, प्राइस डन। अब फेयर वैल्यू क्या चल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहेंगे भाई हमने तो 12,000 में डील करी थी ना, खत्म बात, 12,000 में डील लॉक। तो 12,000 इज द एनआरवी, 10,000 इज द फेयर वैल्यू। बस इतनी सी बात ये इंडेक्स आपसे कहना चाहता है फेयर वैल्यू के बारे में। इसके अलावा फेयर वैल्यू का इसमें और कोई यूज नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद आता है सर मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो जो जो चीजें मैंने आपको अभी फर्स्ट पेज पर बताई थी ना कि पीएल बनाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पर मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री की बात आती है कि साहब मेजर कैसे करेंगे इन्वेंट्री को। मतलब आपकी ये बैलेंस शीट है, इसमें इन्वेंट्री यहां पर किस वैल्यू पर दिखाऊंगा। तो कहता है इन्वेंट्री शैल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर आप मेजर करोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर आप मेजर करोगे। मतलब जो भी आपकी उस इन्वेंट्री को बनाने में, प्रोडक्शन करने में, एक्वायर करने में जो भी कॉस्ट लगी है, और उस इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री देखो कहते ही उसे इन्वेंट्री क्या, उसे कह रहा हूं मैं कि जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन किया, नहीं, इन्वेंट्री में उसे कह रहा हूं ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन जो किया उसमें से जितना बेच दिया उसके बाद जो बच गया उसको हम इन्वेंट्री बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं कहता हूं मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे पूरे साल में, 100 फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करे जिसमें से 80 बेच दिए, तो ये जो 20 बचे ना, इसको मैं इन्वेंट्री कह रहा हूं। मुझे इस 100 से मतलब नहीं है, मुझे इस 80 से मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे इस 20 से मतलब है। ये जो इन्वेंट्री के तौर पे मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, यही तो मेरी एसेट है। जो बिक गया उसका तो कंट्रोल में ट्रांसफर कर चुका ना, वो मेरी एसेट थोड़ी है भाई। ये अगर इस 100 में से ये 80 बिक चुके हैं, तो ये 100 तो सेल में कन्वर्ट हो गए ना, तो ये इन पर तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये मेरी एसेट थोड़ी है। मेरी एसेट तो वो है ना जो मेरे पास आज की डेट में बचे हुए हैं, ये 20, तो ये 20 ही तो इन्वेंट्री कहलाएंगे।
ये 20 ही तो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक को ही तो हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो इस 20 को किस वैल्यू पर मेजर करूंगा उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि भाई जो इन्वेंट्री मेरे पास में पड़ी हुई है, ठीक है, हमेशा मैं गोडाउन की बात करूंगा कि गोडाउन में जो इन्वेंट्री मेरे पास में पड़ी हुई है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बात समझ में आती है आपको यहां तक? अब देखिए कॉस्ट के बारे में ना बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझिए। सबसे पहले आप थर्ड वाला पॉइंट, सी पॉइंट पढ़िए। कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंप्राइज अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मैंने कहा ये थंब रूल है आपका, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में ब्रिंग करने में जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए, लाने तक जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई वो सारी की सारी आपकी क्या मानी जाएंगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मानी जाएंगी। विच इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। भाई परचेज करके रॉ मटेरियल लेकर आया मैं, तो परचेज कॉस्ट जो मैंने अपने वेंडर को दी वो भी आपका क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। उसको लाने में जो किराया भाड़ा मैंने खर्च किया वो क्या है, वो भी आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। उसको रखने में कोई होल्डिंग कॉस्ट आई वो भी आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। उस रॉ मटेरियल को यूज करते हुए मैंने अगर कोई फिनिश गुड्स बनाया, ठीक है, उस फिनिश गुड्स बनाने में अगर कन्वर्जन कोई कॉस्ट आई, ठीक है, उस फिनिश गुड्स को बनाने में कन्वर्जन कॉस्ट आई क्योंकि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया इनटू फिनिश गुड्स। अब कन्वर्जन कैसे होगा, रख दूंगा खुद हो जाएगा क्या, नहीं सर, आपको लेबर का यूज करना पड़ेगा। तो लेबर कॉस्ट है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका क्या है, एक तरह से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। लेबर कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, जिस फैक्ट्री में बैठकर वो लोग काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री का रेंट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, वो क्या है आपका, वो भी आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। ये सारी की सारी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मानी जाती है। सर इसमें से अगर कोई कॉस्ट ऐसी है जो हमें रिकवर हो जाएगी, अभी खर्च कर दिया, अभी जेब से चला गया लेकिन आगे चल के रिकवर हो जाएगा, तो वो आप कॉस्ट में मत मानो। जो पैसा चला गया वो वापस नहीं आएगा वही तो कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो आज की डेट में आपकी जेब से गया लेकिन वापस कभी नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट वापस मुझे कभी नहीं मिलेगा, तो वो आपकी कॉस्ट होती है। जैसे कि परचेज कॉस्ट में मान लो अगर मैंने जीएसटी दिया है, अब जीएसटी अगर मान लो रिफंडेबल है तो वो आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आएगा। अगर वो आपका रिफंडेबल नहीं है तो तभी तो आपका चला गया और वापस नहीं आएगा, क्योंकि रिफंडेबल नहीं है तो आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट में आएगा। सर अगर कोई मान लो हमारा कोई रॉ मटेरियल का कोई जो है हमारा स्क्रैप वगैरह बचता है, तो स्क्रैप को बेच के जो पैसा आएगा वो तो भाई वो भी आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट में से आप माइनस कर दोगे। मैंने कहा साहब मैंने 100 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया था, ठीक है, 100 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया, इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया और इसमें से कुछ स्क्रैप बचा और वो स्क्रैप आपका 5 रुपए का बिक गया, तो ये स्क्रैप जो आपको 5 रुपए आगे रिकवर हो गए वो भी आप कॉस्ट में से माइनस कर दो ना। मटेरियल की कॉस्ट ही 95 रुपीज दिखाओ, इन्वेंट्री की कॉस्ट ही 95 रुपीज दिखाओ। इसी तरीके से अगर आपका मान लो कोई भी प्रोडक्शन बनाया, प्रोडक्शन मैंने प्रोसेस रन किया, उसमें कोई भी मान लो मेरा बाय प्रोडक्ट निकल कर आ गया, वो प्रोडक्ट चाहिए नहीं था मुझे और बाय प्रोडक्ट था वो निकल कर आ गया, तो उसका क्या करेंगे, उस बाय प्रोडक्ट की एनआरवी जो भी उस बाय प्रोडक्ट से नेट रियलाइज होगा मुझे मार्केट में बेच के, वो पैसा भी आप क्या करो, कॉस्ट में से माइनस कर दो, क्योंकि वो भी तो रिकवर हो रहा है, ठीक है। सिर्फ आप जो है जीएसटी का ही रट्टा क्यों लगाओ कि भाई ये जीएसटी रिफंडेबल है तो वो आपका जो है वो कॉस्ट नहीं होता, अदरवाइज कॉस्ट है। मैं कहता हूं अगर वो उस रॉ मटेरियल को स्क्रैप बेचकर भी कुछ पैसा रिफंड आ जाएगा तो वो भी तो एक तरह से रिफंड ही आ रहा है, उस कॉस्ट की तो रिकवरी हो रही है, वो भी आप नेट कर दो कॉस्ट में से। नेट कॉस्ट को आप कॉस्ट बोलो, ठीक है, जो पैसा चला गया माइनस जो इसमें से रिकवर होके वापस आ जाएगा किसी भी रूप में, जीएसटी के रिफंड के रूप में, स्क्रैप बेचकर स्क्रैप वैल्यू के रूप में, या फिर आपका जो है बाय प्रोडक्ट की एनआरवी के रूप में, किसी भी तरीके से वापस आ जाएगा, वो आप माइनस कर दोगे, नेट को आप कॉस्ट बोलोगे, ठीक है। अब इसमें आप रट्टा लगाना चाहो कि साहब इसमें क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आएगा, परचेज प्राइस आएगा, लेस जो है वो आपका इंपोर्ट ड्यूटी आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होगा, फ्रेट ऐड होगा, एक एक लाइन आइटम रटते चले जाओ तो आपको दिक्कत आएगी। मैंने कहा आप सिंपल समझो, मैंने इसीलिए आपको लाइन आइटम अभी नहीं पढ़ाई, मैंने सिंपल कहा कि भाई साहब जो भी उस इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करने में उस इन्वेंट्री के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ठीक है, जो भी आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है जो आपने इनकर्ड करी है इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, तो वो आप क्या करोगे, उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करोगे। उसके बाद में देखो यहां पर बाइफर्केशंस दे रखेंगे सब, कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आएगा, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा और अदर कॉस्ट में क्या आएगा। ऑल्दो इसमें भी एक टेक्निकल वाला पॉइंट है जिसके बारे में आप सोच भी रहे होंगे कि सर ने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, मैं डिस्कस करूंगा। सर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करूं उसके बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे, वो भी कुछ नहीं है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसी में मैं आपको कवर कर दूंगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो कुछ अलग है ही नहीं, ठीक है सर। इसके बारे में देखो आपने इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह हो गई आपकी, अदर देन दो सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड है तो वो नहीं आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग कॉस्ट हो गई, अदर कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एक्विजिशन ऑफ फिनिश गुड्स में, मटेरियल में या फिर सर्विसेज में, तो वो आपका क्या होगा, आपका
इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट मानी जाएगी। इसके बाद में देखो ये एग्जांपल दे रखा है, ये आप कर लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। सर अगर कोई भी हमें मान लो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो ट्रेड डिस्काउंट का क्या करेंगे, तो भाई माइनस कर देंगे। सर अगर मान लो कैश डिस्काउंट मिलता है तो उसका क्या करेंगे, वो कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है ना। कैश डिस्काउंट जो आपको मिलता है वो तो अर्ली पेमेंट की वजह से मिलता है, ठीक है, अर्ली पेमेंट आप कर दो इस वजह से मिलता है, तो वो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है एक तरह से कि साहब आपको 100 रुपए देने हैं, इन्वेंट्री परचेज आप करके लेके आए, रॉ मटेरियल आपने परचेज किया अपने वेंडर से, अपनी इन्वेंट्री को प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल आपने 100 रुपए का परचेज किया, वेंडर ने कहा कि साहब आप अगर हैंड टू हैंड पैसे दो, हैंड टू हैंड पेमेंट दोगे तो 90 देने पड़ेंगे, और अगर आप 10 दिन का टाइम लेते हो तो 100 देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे ना 10% का डिस्काउंट दे दो, मैं हैंड टू हैंड पेमेंट दे देता हूं। तो ये 10 रुपए आप नहीं माइनस करोगे इन्वेंट्री की कॉस्ट में से, क्योंकि ये 10 रुपए आपका फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, इस वजह से इसका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कहीं ना कहीं आपका इन्वेंट्री पर ही मिलता है, बिल में ही माइनस होकर मिलता है कि भाई इतने रुपए का हम लगा रहे हैं, 10 रुपए की पर यूनिट कॉस्ट है, हमने कहा जी डिस्काउंट करके 8 रुपए की लगा रहे हैं, तो यहां तो 8 रुपए लेंगे कॉस्ट। लेकिन अगर पैसे जल्दी देने की वजह से पैसा आपका बच रहा है, कुछ कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो आप माइनस नहीं करोगे। इसी तरीके से सर अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि आज अगर पेमेंट करें तो 100 रुपए, लेकिन मैंने कहा जी मैंने तो इसको फाइनेंस करा लिया और मैं इस इन्वेंट्री की पेमेंट 1 साल के बाद करूंगा वेंडर को, इस 100 रुपए की जगह 1 साल के बाद 120 रुपए दूंगा, तो आप मुझे बताओ क्या 120 रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगा या 100 रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगा? सर 100 रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगा। लेकिन सर आपने वेंडर को तो 120 रुपए दिए हैं, तो वेंडर को तो 120 रुपए आपने दिए हैं, तो मैंने आपसे कहा इस 120 रुपए में 100 रुपए ही सिर्फ ऐसा पैसा है जो मैंने इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए दिया, सिर्फ वही तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में आएगा। ये 20 रुपए तो मैंने इंटरेस्ट के नाम पर दिया है उसे, 20 रुपए तो इंटरेस्ट दिया है ना। इंटरेस्ट इज नॉट द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। उस चीज के लिए तो मैंने सिर्फ 100 रुपए दिए हैं, 20 रुपए तो मैंने उससे एक तरह से उससे ही लोन ले लिया 100 रुपए का, तो उसको 20 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो 20 रुपए इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेंट्री। बात समझ में आती है? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा। आ जाइए जी कन्वर्जन कॉस्ट। सर कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आएंगी? डायरेक्ट मटेरियल, जो भी इन्वेंट्री को प्रोडक्शन करने में डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, वो आपका क्या है, सारा इन्वेंट्री की कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट दैट मींस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मैं इसको ना अलग अलग तरीके से पढ़ता ही नहीं, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट, सब कुछ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बोलो, बात खत्म। उसके अलावा डायरेक्ट लेबर, मैंने कहा जी डायरेक्ट लेबर भी आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। उस इन्वेंट्री को प्रोडक्शन करने में जो भी कॉस्ट लगी होगी लेबर की, वो भी आपका क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वो भी आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। अदर कॉस्ट, इसके अलावा कोई भी अदर कॉस्ट आपकी अगर लगी जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, वो भी आपका क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मींस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। उसके अलावा ओवरहेड्स भी अगर आपके कोई हैं, जो भी आपके ओवरहेड्स इनकर हो रहे हैं, वो चाहे फिक्स्ड है या फिर वेरिएबल है, लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड होनी चाहिए, किसी और डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स नहीं। सर मतलब आपकी जहां पर फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में आपका गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, उस फैक्ट्री का रेंट इज द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। लेकिन जहां पर आप ऑफिस लेकर अपना बैठे हो, सेल्स डिपार्टमेंट है आपका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, वहां का अगर उस बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो, दैट इज नॉट द प्रोडक्शन ओवरहेड, वो आपका अदर ओवरहेड है। मार्केटिंग ओवरहेड कह लो, सेल्स ओवरहेड कह दो, प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है ना, ठीक है। हम बात करें प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब वेरिएबल खर्चे तो जो इन्वेंट्री के लिए इनकर करें, वो तो नो डाउट सारे के सारे इन्वेंट्री में ऐड होंगे ही होंगे पर यूनिट, उसमें तो आपको भी कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि वो तो पर यूनिट आपका क्या होगा, ऐड होते चले जाएंगे। लेकिन फिक्स जो ओवरहेड है उनमें दिक्कत आती है, तो मैंने कहा फिक्स्ड ओवरहेड भी इनका आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होंगे, अगर वो फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। लेकिन अगर वो फिक्स्ड ओवरहेड आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, किसी और एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो आपके इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। ऑल्दो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे ऐड होंगे ये एक अलग मुद्दा है, ये भी आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। अब इस बात को समझाने के लिए कि साहब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे आप इन्वेंट्री में ऐड करोगे, इसके लिए मैं आपके साथ में एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। उस एग्जांपल से मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि हाँ आपको लगे कि हाँ भाई जो अभी मैं ये रूल बताने जा रहा हूं वो रूल बिल्कुल जस्टिफाइड है, ठीक है। मैं डायरेक्टली रूल बता दूं आपको कि साहब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन, नॉर्मल कैपेसिटी व्हिचएवर इज हायर के बेस पे होता है, तो ये तो मैकेनिकली रटना हो गया। लेकिन मैं उस मैकेनिकली रटने को भी आपको लॉजिकली समझाना चाहता हूं कि वो फॉर्मूला जो डिसाइड हुआ है, जो इंडियस ने बोला है, वो जो रूल बताया है व्हिचएवर इज हायर ही क्यों लेना है, वो क्यों लेना होता है, वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, बात बिल्कुल क्लिक करनी चाहिए आपको। मैंने आपसे कहा कि मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री के फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है, लेट सपोज रेंट है या फिर मेंटेनेंस है,
वो आपका 1,00,000 रुपए है, ठीक है, 1,00,000 रुपए पर एनम, ठीक है सर। मैंने आपसे कहा मेरा कंपनी का नाम है बाटा कंपनी, मैं क्या करता हूं, मैं शूज मैन्युफैक्चर करता हूं, ध्यान से सुनते चले जाना, शूज मैन्युफैक्चर करता हूं। मैंने आपसे कहा कि मेरी जो नॉर्मल कैपेसिटी है शूज मैन्युफैक्चर करने की पूरे साल में, वो है 10,000 यूनिट्स, 10,000 पेयर्स। मैं पूरे साल में 10,000 पेयर शूज मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। बाटा कंपनी आज ही आज मैंने खोली है, मैंने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया सिर्फ एक यूनिट, एक पेयर। पूरे साल में मैंने सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर किया, वो भी अभी तक बिका नहीं, मैन्युफैक्चर किया, बना के मेरे पास में गोडाउन में रखा हुआ है। दिस इज द केस सर। इस एक्चुअल जो मैंने शूज को मैन्युफैक्चर किया, क्या इसमें कोई वेरिएबल कॉस्ट आई होगी? हाँ सर, इसमें बड़ी सारी वेरिएबल कॉस्ट आई होंगी सर। उसमें मटेरियल भी होगा, तो आप मुझे बताओ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी? सर मटेरियल तो उतना ही इनकर हुआ होगा ना जितना इस एक पेयर ऑफ शूज को बनाने में लगा होगा। तो मैंने आपसे कहा वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹100 पर पेयर। इसमें शूज का आपका वो सोल ले लो, ठीक है, आप लेसेस वगैरह ले लो, उसमें जो फिनिशिंग वगैरह होती है, जो भी चीजें होती हैं, लेबर की भी कॉस्ट ले लो। मान लो लेबर को मैंने पर पेयर शूज बनाने के लिए मान लो 20 रुपए दिए थे, तो मैंने कहा ये 20 रुपए भी इसमें 100 रुपए में जुड़े हुए हैं। मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है ना आपकी, मटेरियल की, लेबर की, अदर एक्सपेंसेस जो वेरिएबल थे पर यूनिट के हिसाब से चेंज होते हैं, वो सबकी कॉस्ट मिलाकर मैंने कहा 100 रुपए है, ठीक है। और जो आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, मतलब रेंट ऑफ बिल्डिंग, वो है 1,00,000 रुपए। आप मुझे बताओ, क्या आप ये बोलोगे कि साहब मैं इस एक पेयर ऑफ शूज की इन्वेंट्री को कितने का दिखाऊं? अगर मैं आपसे पूछूं इस एक पेयर ऑफ शूज की इन्वेंट्री को कितने का दिखाऊं, तो क्या आप ये बोलोगे कि भाई यहां पर जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट इनकर हुई है 100 रुपए, और जो मेरी फिक्स्ड ओवरहेड इनकर हुए हैं 1,00,000 रुपए, ठीक है, इसको 1,000 कर दूं? 1,000 पर पेयर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ऐड करने में इजी रहेगा मुझे, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा वेरिएबल कॉस्ट 1,000 रुपए इनकर हुई, फिक्स्ड ओवरहेड 1,00,000 रुपए इनकर हुए, तो क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट में ये सारा जोड़ दूं मैं, 1,00,000 1,000, और मैं ऐसा बोलूं कि मेरी इन्वेंट्री रिप्रेजेंटेड बाय वन पेयर ऑफ शूज की जो वैल्यू है वो 1,00,000 1,000 है, एक पेयर ऑफ शूज 1,00,000 1,000 रुपए का, ऐसा दिखाऊं मैं क्या? आपको लगता है ऐसा जस्टिफाइबल है, ऐसा दिखाना चाहिए? आप सोच के बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने अपनी इन्वेंट्री को ओवर वैल्यूड कर दिया है? हाँ सर, बिल्कुल ओवर वैल्यूड कर दिया अपनी इन्वेंट्री को। अच्छा चलो मान लो, मैंने कहा ठीक है, आपकी एक बात मान ली कि हाँ ठीक है सर, 1,00,000 1,000 रुपए दिखाएंगे, जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई है, जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो भी हमने पर यूनिट के हिसाब से जोड़ दी, और जो फिक्स्ड ओवरहेड था वो भी हमने कहा जी इस 1,00,000 रुपए के रेंट में एक पेयर ऑफ शूज बना, तो एक पेयर ऑफ शूज पर रेंट का खर्चा कितना? आपने कहा 1,00,000, मैंने कहा ठीक है मान लिया, चलो 1,00,000 1,000। उसके बाद में क्या होगा, ये इस इन्वेंट्री की कॉस्ट को क्या आप इस वैल्यू पर दिखा दोगे बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में क्या 1,00,000 1,000 पर दिखाओगे? हाँ सर दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा भाई फिर एनआरवी कहां गया? इस कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करोगे ना, इस एनआरवी से जब आप कंपेयर करोगे, एनआरवी और कॉस्ट, इनमें से जो भी लोअर होगा, उस लोअर पर आप अपनी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू को दिखाओगे, 1,00,000 1,000 पर नहीं दिखाओगे, 1,00,000 1,000 वर्सेस एनआरवी, विच एवर इज लोअर पर आप वैल्यूएशन दिखाओगे। ऐसी करोगे? बिल्कुल सर ऐसी करेंगे। मुझे आप बताओ, क्या इस वन पेयर ऑफ शूज की एनआरवी किसी भी हद तक 1,00,000 1,000 होगी? क्या एंटिटी एक्सपेक्ट करेगी कि भैया मैं अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एस्टिमेट कर रहा हूं कि मैं अपने इस एक पेयर ऑफ शूज को 1,00,000 1,000 में बेच दूंगा? कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते सर। हो सकता है ये शूज जो है बहुत हाई फाई क्वालिटी का हो, बहुत, मैंने कहा भाई कोई नहीं है, नॉर्मल क्वालिटी का है, जैसा सब शूज बनते हैं वैसा ही है, ये 1,000 12 1,500 रुपए 2,000 रुपए से ज्यादा का शूज नहीं है। वो तो आपने 1,00,000 1,000 का क्यों दिखा दिया? गलत अकाउंटिंग की वजह से, ठीक है। तो आपकी एनआरवी तो इसकी लगभग मान के चलो, मैंने क्या 2,000 रुपए होगी। तो इस एनआरवी से जब कंपेयर करोगे तो फाइनली आप क्या पाओगे कि भाई इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में कितने का दिखाना है? इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में सिर्फ 2,000 रुपए का दिखाना है। तो फाइनली क्लोजिंग स्टॉक, पीएल में क्लोजिंग स्टॉक आप कितने का दिखाओगे? 2,000 रुपए का, ना कि 1,00,000 1,000 रुपए का। 1,00,000 1,000 का नहीं दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 का दिखाओगे। अच्छा सर, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट तो 1,000 इनकर हुई होगी और फिक्स्ड ओवरहेड हमारे 1,00,000 इनकर हुए होंगे, तो सर फिर क्या होगा? तो मैंने कहा बाय डिफॉल्ट आप देखो ना, बाकी का सारा लॉस में कन्वर्ट हो गया, बाकी का सारा अमाउंट आपका लॉस में कन्वर्ट हो गया। ये आपका लॉस आ गया, यहां पर कितने रुपए का? 99,000 रुपए का लॉस आ गया।
99,000 रुपए का आपका लॉस आ गया, क्योंकि आपने इन्वेंट्री को किस पर मेजर किया, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेकिन जब मैंने कॉस्ट पर मेजर करा हुआ था, कोई भी प्रॉफिट नहीं था, कोई भी लॉस नहीं था, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो रही थी, ठीक है। तो इन्वेंट्री को राइट डाउन करना पड़ता है टू एनआरवी, एनआरवी तक अपने को राइट डाउन करना पड़ता है। हाँ सर, ये वाली बात आपकी समझ में आती है। अच्छा सर, आपने 1 लाख रुपए कैसे ऐड किया, ये 1 लाख रुपए का इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे ऐड की जो आपका रेंट का खर्चा था? तो आपने क्या किया, आपने कहा जी 1 लाख रुपए मेरा जो है वो ओवरहेड इनकर हुआ है, 1 लाख रुपए में एक पेयर ऑफ शूज बना है, तो एक पेयर ऑफ शूज की कॉस्ट कितनी, आपने कहा 1 लाख, आपने 1 लाख रुपए यहां ऐड कर दिए। अब इंडेस बस इतनी सी बात कहता है, इंडेस ये कहता है कि आपके फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो आप एब्जॉर्ब करोगे ना, वो आप कैसे करोगे, आप कहोगे सर 1 लाख डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के बेसिस पर, विच एवर इज हायर के बेसिस पर आप रिकवर करोगे। मतलब यहां पर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने इन करोगे, 1 रुपया, मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय इनमें से क्या हायर है, 1 लाख। वो कहता है 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड जो है आप इनकर कर लो, 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आप फिक्स्ड ओवरहेड इनकर कर लो। नहीं 1 लाख नहीं था ना, मैंने 10,000 लिया था, सॉरी 10,000, 10,000, 10,000, ये कितना हो जाएगा आपका। तो इंडेस ये कहना चाहता है कि साहब आप 1 लाख रुपए का जो रेंट है ना, उस 1 लाख रुपए के रेंट में एक यूनिट के लिए, सिर्फ एक यूनिट, एक पेयर के लिए, शूज के लिए सिर्फ 10 रुपए का रेंट ही आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जोड़ोगे। मतलब बाकी का रेंट आउट ऑफ 1 लाख 10 रुपए को छोड़ के बाकी का जितना भी रेंट आपने इनकर किया है, उसमें आपने कोई इन्वेंट्री प्रोड्यूस नहीं करी है, सिर्फ आपका इन्वेंट्री प्रोड्यूस होने में 10 रुपए का रेंट यूज हुआ है, बाकी का सारा जो रेंट है वो एक तरह से वो आपका वेस्ट गया, मतलब आपने खर्चा कर दिया और उसमें कोई इन्वेंट्री प्रोड्यूस नहीं हुई। इन्वेंट्री प्रोड्यूस होने के लिए सिर्फ 10 रुपए का रेंट का ही आपने इनकर किया है, ऐसा मान के चलता है, ठीक है। तो यहां पर इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 10 रुपए, 1,000, 10 रुपए की कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आएगी एक यूनिट जो आपने प्रोड्यूस किया है वो, ना कि 1 लाख 1,000 रुपए। बात समझ आती है यहां तक। और इसी 10 रुपए को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, और आउट ऑफ 1 लाख बाकी के जो ओवरहेड्स बचे उनको हम क्या बोलेंगे, अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। इंस्टीट्यूट आपसे ना ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का क्या ट्रीटमेंट होगा, जिसमें हम लिखते हैं कि वो आपके ट्रांसफर टू पीएल हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो वो ट्रांसफर टू पीएल कोई अलग से नहीं करने पड़ते भाई। 1 लाख रुपए अगर मैंने यहां पर कॉस्ट में लिख दिए तो यहां पर बाय डिफॉल्ट मैंने पूरे 1 लाख को खर्चा मान लिया। अब मैंने कहा इस 1 लाख में से इन्वेंट्री में सिर्फ 10 रुपए ऐड होने, ठीक है, इन्वेंट्री में सिर्फ क्रेडिट साइड में 10 रुपए ऐड करें, तो इसका मतलब 10 रुपए इसमें से मैंने वापस से कॉस्ट में ऐड कर दिए, तो यहां पर इनकम साइड में 10 रुपए इसमें से वापस दिखा दिए मैंने। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि बाकी 1 लाख माइनस 10 रुपए जो बचे हुए पैसे हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी खर्चे में पड़े हुए हैं। मतलब मैं क्या करता हूं, मैं आपको सिंपल बताता हूं, इंडेस सिंपल ये कहता है कि आपने जितना भी खर्चा किया है वो सारा का सारा आंख बंद करके पीएल में पहले तो डेबिट कर दो, आंख बंद करके पीएल में पहले डेबिट कर दो। जो भी उसका ट्रीटमेंट बताता है इंडेस, जो बताता है पर्टिकुलर इंडेस, जो भी बताता है वो सारा का सारा खर्चा पीएल में डेबिट कर दो। उसके बाद आप जो है पीएल की डेबिट साइड में जाओ और वहां से पिक करो कि कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो इन्वेंट्री के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। वो इन्वेंट्री के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो भी खर्चे हैं वो पिक कर करके इन्वेंट्री में जोड़ो। जो आपके इन्वेंट्री के लिए वेरिएबल कॉस्ट है वो तो पर यूनिट के हिसाब से हो जाएगी। गड़बड़ घोटाला कहां आता है आपका, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि जो भी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है और जो मान लो फिक्स अदर देन प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको तो छूना ही नहीं है, वो तो पीएल में गए जाके पड़े रहे, ठीक है। जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है उनमें से आपको देखना है कि इनमें से कितने इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट में पीएल में इन्वेंट्री आती है आपकी, वो उठ के कहां जाती है, बैलेंस शीट में। तो मैंने आपसे कहा कि आप क्या करोगे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जितने हैं उनको एक्चुअल और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के बेसिस पे रिकवरी रेट निकालोगे और उसके हिसाब से देखोगे कि कितनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड हो सकती हैं। जितने हो गए, और जो नहीं हो पाए फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इन्वेंट्री में ऐड, वो बाय डिफॉल्ट तो पीएल में पड़े ही हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपको थ्योरेटिकली लिखकर इंस्टीट्यूट को दिखाना होता है कि अच्छा भाई इतने 1 लाख खर्च किए थे, 1 लाख में से लेट सपोज 1 लाख के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में से 1,000 रुपए हमारे इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड हो गए,
ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर, तो बाकी के 99,000 आपके पीएल में ट्रांसफर हो जाएंगे। वो क्या लिखते हैं हम कि इन्वेंट्री पीएल में ट्रांसफर हो जाएंगे खर्चे, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट पड़े हुए होते हैं पहले से, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट तो पूरे को ही खर्चा माना था। इसी तरीके से मान लो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस सैलरी, मैंने कहा सारी सैलरी क्या करोगे भाई, हम सारी सैलरी उठाकर क्या करेंगे, पीएल में डाल देंगे। पहले तो पूरी की पूरी सैलरी मत देखो इन्वेंट्री के लिए कितनी इनका रोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इन्वेंट्री के लिए कितनी है क्या है कुछ मत देखो, उठा के पीएल में डालो। उसके बाद देखो कि इसमें से कितनी एम्प्लॉय बेनिफिट की कॉस्ट इन्वेंट्री के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, उसको आप ऐड करोगे। जो भी आपके लेबर के खर्चे होंगे, वेरिएबल एक्सपेंस होंगे, वो आप उठा के पीएल में डालोगे। ठीक है, ऐसे ही आपका डेप्रिसिएशन हो गया। मान लो कोई डेप्रिसिएशन आपका फैक्ट्री बिल्डिंग का, वो पहले तो बाय डिफॉल्ट उठाकर कहां जाएगा, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट उठाकर पीएल में जाएगा। उसके बाद देखो कि क्या ये फिक्स प्रोडक्शन या क्या ये डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री में कुछ ऐड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के बेसिस पे कुछ पोर्शन इसका ऐड हो सकता है तो ऐड कर दो, नहीं हो सकता है तो बाय डिफॉल्ट तो पीएल में पड़ा ही हुआ है। मैंने आपसे कहा यहां पर आपका रेंट पड़ा हुआ है, रेंट ऑफ हेड ऑफिस 1 लाख रुपए। अब क्या आप ये देखोगे कि अच्छा ये 1 लाख रुपए हमने डेबिट में खर्चा पीएल में बुक कर दिया, अब आप ये देख रहे हो इस 1 लाख में से क्या कुछ पोर्शन ऐसा है जो इन्वेंट्री के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। सर हम देखेंगे उसके बाद ये हम फैसला करेंगे कि इसमें से कुछ भी इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आपका क्या है, ये तो आपका एक तरह से खर्चा है जो आपने डायरेक्टली जो आपने प्रोडक्शन के लिए किया ही नहीं है, ये तो हेड ऑफिस बिल्डिंग का खर्चा है। प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करेंगे हम सारे के सारे, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड ही ऐसे खर्चे हैं जिनके चांसेस हैं कि वो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड हो सकते हैं। सारे के सारे हो जाएंगे या कुछ होंगे वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, सारे के सारे होंगे मतलब वेरिएबल कॉस्ट है तो सारी की सारी हो जाएगी। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है तो आपके कुछ एक्सटेंट तक हो सकता है, सारे ना हो लेकिन कुछ एक्सटेंट तक हो जाए, या फिर उसके बाद भी आपका सारे के सारे हो जाएं या फिर थोड़े बहुत रह जाएं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये था आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का ट्रीटमेंट, तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। इसके बाद में देखो ये एग्जांपल्स है कहता है प्लांट विद नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस 5 लाख। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है इस प्लांट की, 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की पर एनम। एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं इनके, 15 लाख रुपए। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 15 लाख रुपए। तो कहता है फिक्स प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी कितनी होंगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 5। मैं क्या बोलूंगा, 15 लाख के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में 5 लाख यूनिट्स मेरे जो है बनेंगे, तो एक यूनिट को बनाने का फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा कितना, 3 रुपए। अब देखो केस है, कहता है एक्चुअल प्रोडक्शन भी 5 लाख यूनिट ही हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल सेम फिगर है, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 3 रुपए आप पर यूनिट के हिसाब से इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड कर दोगे फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पर। ठीक है, अब सेकंड केस देखो, भाई नॉर्मल कैपेसिटी थी मेरी 5 लाख यूनिट बनाने की, लेकिन एक्चुअल में प्रोड्यूस की मैंने सिर्फ 3,75,000 रुपए। तो आप क्या करोगे, आप 15 लाख को डिवाइड करोगे 375 और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब 5 लाख, 3 रुपए के हिसाब से ही आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करोगे। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर हमारा मैं क्रक्स बता दूं इसका, फाइनली हम ये बोलेंगे कि सर 3,75,000 यूनिट हमने बनाए, मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि मैंने कहा 15 लाख डिवाइडेड बाय 375 और 500 विच एवर इज हायर 500, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 500 करके क्या रिकवरी रेट आया, 3। तो हमने कहा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक यूनिट का 3 रुपए ऐड कर दो, एक यूनिट का फिक्स प्रोडक्शन है 3 रुपए ऐड कर दो। तो हमने कहा 3,75,000 यूनिट बनाई है, तो कितना फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा, 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमने कहा ये आ गया आपका 11,25,000। सर लेकिन इनकर तो 15 लाख रुपए हुए, तो बाकी के क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टू पीएल। अब देखो ये वाली लाइन कह रहा था मैं कि ट्रांसफर टू पीएल ये जो लिखते हैं ना, ये एक्चुअल में कुछ ट्रांसफर नहीं करना होता। ये हुआ कैसे होगा, सुनो, यहां पर पीएल में गया होगा खर्चा फिक्स्ड ओवरहेड 15 लाख, पहले तो मैंने आपसे क्या बोला, फिक्स्ड ओवरहेड 15 लाख रुपए पूरा उठा के पीएल में डाल दो, बेधड़क होगी, 15 लाख रुपए पूरा का पूरा पीएल में डाल दिया। अब ये देखेंगे इस 15 लाख में से कितना इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो सकता है। तो हमने कहा इस 15 लाख में से 375 और 5 लाख विच एवर इज हायर, 5 लाख के बेसिस पे 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ऐड हो सकता है। तो हमारी इन्वेंट्री कितनी, हमने कहा जितनी बनाई सारी की सारी हमारे पास में इन्वेंट्री बिकी कुछ नहीं, तो हमने कहा 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आया आपका 11,25,000।
ठीक है, तो हमने कहा 11,25,000 आउट ऑफ 15 लाख इज इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री। तो बाकी का अमाउंट जो बचा, बाकी का अमाउंट कितना बचा, 3,75,000। 15 लाख माइनस 11,25,000, ये बचा आपका 3,75,000। तो 3,75,000 तो बाय डिफॉल्ट पीएल में है ही। इस 15 लाख में से मैंने क्रेडिट साइड में 11,25 क्रेडिट कर दिया, तो नेट खर्चा पीएल में कितना गया हुआ है, 3,75 गया हुआ है। बात समझ में आती है? बस इसी चीज को हम अलग से लिखकर दिखाते हैं इंस्टीट्यूट को कि भाई शैल बी ट्रांसफर टू पीएल, जबकि अलग से कुछ करना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इस 3,75 की कुछ आपको अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी। बड़े सारे बच्चों का मैंने देखा है, बच्चे पता क्या एंट्री पास करता है इसकी, वो कहता है कि साहब पीएल डेबिट टू अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड 3,75,000, ये एंट्री पास कर देते हैं। ये एंट्री कोई बनती नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता इस एंट्री का, कुछ है ही नहीं एंट्री। तो एक बार आपका 15 लाख रुपए चला गया ना पीएल में, बस उसमें से इन्वेंट्री में कितना ऐड हुआ वो आपने देख लिया, बाकी तो बाय डिफॉल्ट पीएल में गया हुआ ही है। बात समझ आती है? इसके बाद में जी अगला एग्जांपल, मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन था आपका 7.5 लाख यूनिट, आपने 5 लाख यूनिट का नॉर्मल कैपेसिटी थी, आपने बना डाले 7.5 लाख यूनिट। तो आप क्या करोगे, अब भी देखो विच एवर इज हायर के बेसिस पे, अब आप क्या बोलोगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 7.5 और 5, विच एवर इज हायर 7.5। तो 7.5 के हिसाब से अगर देखोगे तो 15 डिवाइड बाय 7.5 बराबर 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको फिक्स्ड ओवरहेड को इनकर करना होगा। 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको फिक्स्ड ओवरहेड को इनकर करना होगा। तो आपने 7.5 लाख यूनिट बनाए हैं, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे साहब पीएल में पहले तो फिक्स्ड ओवरहेड पूरा का पूरा 15 लाख आंख बंद करके पीएल में डाल दो। अब इसमें से देखना है कि इसमें से इन्वेंट्री में कितना ऐड होगा। तो हमने कहा इन्वेंट्री में ऐड होगा जितनी इन्वेंट्री है, 7.5 लाख यूनिट मान लो हमने बनाए, मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 15 लाख रुपए पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया। तो आपका कुछ भी पीएल में नहीं गया, अल्टीमेटली जितना आपने खर्चा किया था सारा का सारा कैपिटलाइज हो गया, पीएल में चला गया, सारा का सारा कैपिटलाइज होकर इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड हो गया सारा खर्चा, तो पीएल में कुछ गया नहीं। ठीक है, ये आपका ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद में आता है जी अदर कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के बाद अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट वो कहता है अदर कॉस्ट भी आप इंक्लूड कर दोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, ओनली टू द एक्सटेंट दे आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इनटू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जो भी इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने में इनकर्ड हुई है वो सारी की सारी कॉस्ट आप क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे, इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड कर दोगे। और उसके बाद में कहता है कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इन्वेंट्री एंड रिकॉग्नाइज इन पीएल। आप मुझे बताओ कौन सी कॉस्ट होगी जो इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। मैंने कहा जो कॉस्ट आपका इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने में यूज नहीं हो रही, इनकर्ड नहीं हो रही, वो नहीं ऐड होगी। जैसे कि आपका एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल लेबर या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड। मुझे आप बताओ क्या एबनॉर्मल वेस्टेज करनी जरूरी है किसी भी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने में, कि उसको तोड़ फोड़ करके लेके आएंगे अननेसेसरी तभी आएगा। एबनॉर्मल वेस्टेज करूंगा तभी वो इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में आएगी, नहीं। तो एबनॉर्मल वेस्टेज अगर आपकी हो रही है तो वो आपके इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। स्टोरेज कॉस्ट, आप उस इन्वेंट्री को रखे रहो, आप रखे रखे क्या वो प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में आ रही है, भाई आपने रखी हुई है, बिक नहीं रही इसलिए रखी हुई है। ठीक है, तो वो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, यहां पर कहता है अनलेस दोस कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर उसको स्टोर करना उसके प्रोडक्शन का ही पार्ट है, जैसे कि आपका विस्की वगैरह। ठीक है, इसका एक ही एग्जांपल बनता है जेन्युइन विस्की वगैरह। तो विस्की वगैरह शराब वगैरह जो होती है वाइन्स, उनको रखना होता है तभी वो आपका बनता है। मतलब कहते हैं कि शराब जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी, ऐसा बोला जाता है। तो उसको रखना होता है तभी जाकर वो आपका बिकने लायक बनती है। तो अब उसको अगर रखने में कोई कॉस्ट आ रही है तो वो आपका एक तरह से वो प्रोड्यूस हो रही है, रखी हुई नहीं है, वो प्रोड्यूस हो रही है रखे हुई। ठीक है, तो वो तो आपकी आ जाएगी। इसके अलावा कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वगैरह आपके अगर इनकर हो रहे हैं, कोई भी एडमिन ओवरहेड्स इनकर हो रहे हैं, आपने अकाउंटेंट को बिठा रखा है जो अकाउंटिंग एंट्री पास करता रहता है, क्या उसके अकाउंटिंग एंट्री पास करने की वजह से उसको जो सैलरी दे रहे हो क्या वो इसलिए दे रहे हो कि उसकी सैलरी देने की वजह से कोई आपकी इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में आ रही है? नहीं सर, तो वो भी आपका एडमिन ओवरहेड्स वगैरह जो भी होंगे वो आपके इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। सर सेलिंग कॉस्ट, ठीक है सर ये तो सेलिंग कॉस्ट है ना, इन्वेंट्री को बेचने की कॉस्ट। हमने कहा इन्वेंट्री को ब्रिंग करोगे प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने तक के लिए कुछ कॉस्ट जो इनकर होती है वो आपकी आती है। जब आप सेल कर रहे हो तो सेलिंग कॉस्ट तो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन से बाहर ले जाने की कॉस्ट है ना, वो तो वैसे भी नहीं आएगी, वो तो सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर हुई है, ठीक है, वही आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट में आएगी। सेलिंग कॉस्ट का तो मतलब यही हो गया सेल करने के लिए कॉस्ट करी है हमने, उस इन्वेंट्री को अपनी लोकेशन से बाहर ले जाने के लिए इनकर करी है, तो वो तो वैसे भी नहीं आनी है। बात समझ में आती है? बोरोइंग कॉस्ट,
ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट टू दी एक्सटेंट अलाउएबल अंडर इंड एस 23, अगर मान लो आपकी क्वालिफाइंग असेट वगैरह है तो वो आपका बोरोइंग कॉस्ट वगैरह जो आप लोन लिया है उस इन्वेंट्री को प्रोड्यूस वगैरह करने में, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। इसके बारे में इंड एस 23 में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। आ जाइए जी, ये वाला एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का। यहां पर आपका फाइनेंस कॉस्ट की बात करी गई है कि भाई फाइनेंस कॉस्ट आपकी 2 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो मतलब जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था ना कि अगर आपने फाइनेंसिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, आप इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हो लोन लेकर, तो वो जो लोन का इंटरेस्ट है अगर वो क्वालिफाइंग असेट में ही आपकी इन्वेंट्री, तो वो लोन का इंटरेस्ट आपका इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अगर वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट है तो लोन का इंटरेस्ट आपका इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है क्या नहीं होती, ये इंड एस 23 बताता है। तो आगे चल के बात करेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर मैं कहना चाहूं तो बाय डिफॉल्ट मैं आपसे ये कहूंगा कि आपका इंटरेस्ट, कोई भी फाइनेंसिंग कॉस्ट अगर आपने इनकर करी है तो वो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं होती है, अनलेस इंड एस 23 स्पेसिफाइड अदरवाइज। ठीक है जी, ये आपका चार्ट था बढ़िया सा, ये आप एक बार देख लेना। इसके बाद में आ जाइए एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। आइए जी, इसको मैं इस चार्ट से आपको समझाना चाहता हूं। भाई क्या ऐसा हो सकता है कि आप जब जो है प्रोडक्शन प्रोसेस को लगाएं तो उसके बाद में उस प्रोडक्शन प्रोसेस से एक से ज्यादा गुड्स निकल कर आ जाए? हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है, एक से ज्यादा गुड्स निकल कर आ जाए। मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल डाला, उसके ऊपर लेबर को लगाया, उस लेबर ने उस प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाया, उसके बाद में जो फिनिश गुड्स निकल कर आए वो एक नहीं आया, एक से ज्यादा निकल कर आए। अब मान लो अगर दो FG1 और FG2 निकल कर आ रहे हैं, तो मान लो मैंने कॉस्ट जो लगाई थी वो कॉस्ट मैंने 1 लाख रुपए लगाई थी, तो मुझे कैसे पता लगे इस 1 लाख में से FG1 से रिलेटेड कितनी कॉस्ट है और FG2 से रिलेटेड कितनी कॉस्ट है, कैसे पता चलेगा? तो सर अगर मान लो वो एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्टली पता लगता है कि अच्छा इस 1 लाख रुपए में से तो ये 70,000 रुपए फिनिश गुड्स 1 की कॉस्ट है और 30,000 रुपए फिनिश गुड्स 2 की कॉस्ट है, तब तो वेल एंड गुड, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो क्या करेंगे? और सर अगर मान लो ऐसा होता है कि भाई FG1 और FG2 तो आया ही, साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी आ गया, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो आप उस बाय प्रोडक्ट का क्या ट्रीटमेंट करोगे? ठीक है, तो उसके बारे में हमसे बात करनी है। तो कहता है व्हेन प्रोडक्शन ऑफ व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, अगर आपका एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो यहां पर आपके दो केस बन सकते हैं। पहला केस, आउटकम जो है आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट हो, मतलब आपका JP1 और JP2, ऐसा हो सकता है कि दो ज्वाइंट प्रोडक्ट निकल कर आ गए। या फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि एक तो मेन प्रोडक्ट निकल कर आया और बाय प्रोडक्ट भी निकल कर आ गया, एक मेन प्रोडक्ट निकल कर आया और एक बाय प्रोडक्ट निकल कर आ गया, या फिर एक से ज्यादा मेन प्रोडक्ट निकल कर आए प्लस एक से ज्यादा बाय प्रोडक्ट निकल कर आ गए, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट निकल कर आए। ठीक है, तो अब यहां पर ये कहता है कि अगर मान लो आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट निकल कर आए, दो प्रोडक्ट निकल कर आए, दोनों में से कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं है, दोनों ही हमारे मेन प्रोडक्ट हैं, दोनों ही हमारे मेन प्रोडक्ट हैं। और कहता है व्हेन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि 1 लाख रुपए का मैंने रॉ मटेरियल डाला और इस 1 लाख रुपए से रॉ मटेरियल से मेरे पास में दो प्रोडक्ट निकल कर आए, JP1 और JP2। अब मुझे ये पता लगाना है कि इस JP1 की कॉस्ट कितनी है, इस 1 लाख रुपए के रॉ मटेरियल में JP1 की कॉस्ट कितनी इनकर करी मैंने और JP2 के लिए कितनी कॉस्ट इनकर हुई। अगर ये चीज आपको ऐसा लगता है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस का नेचर ऐसा है कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, तब तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द सेपरेटली कॉस्ट इनकर्ड। भाई JP1 की कॉस्ट कितनी, भाई आप बात आती है ना कि इस फिनिश गुड्स जो इन्वेंट्री है इसकी कॉस्ट कितनी, तो हमने कहा 70,000 क्योंकि हमारे सेपरेटली आइडेंटिफाइबल था। फिनिश गुड्स 2 की कॉस्ट कितनी, 30,000, हमने कहा सेपरेटली आइडेंटिफाइबल था, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दिक्कत कब आएगी, व्हेन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल हमने प्रोडक्शन के प्रोसेस में डाला, उसके बाद में JP1 और JP2 निकल कर आए और हमें नहीं पता लग रहा कि इस JP1 की कॉस्ट आउट ऑफ 1 लाख कितनी और इस JP2 की कॉस्ट आउट ऑफ 1 लाख कितनी, तो कैसे करेंगे आप? तो यहां पर इंडेस कहता है यहां पर अब आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो इस केस में कहता है एलोकेट कर दो कॉस्ट ऑफ बेस्ड ऑन द रिलेटिव सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू के रेशियो में आप क्या करोगे, एलोकेट करोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगी 1 लाख, ठीक है, और इस रॉ मटेरियल से दो फिनिश गुड्स निकल कर आए FG1 और FG2, ठीक है, ये आपके जॉइंट प्रोडक्ट निकल कर आए दो, और FG1 की 1000 यूनिट्स निकल कर आई और FG2 की 1500 यूनिट्स निकल कर आई। FG1 का जो सेलिंग प्राइस है वो है लेट सपोज आपका 10 रुपए और इसका सेलिंग प्राइस है लेट सपोज आपका 20 रुपए, तो इसकी सेल्स वैल्यू कितनी हो गई सर 10,000 और इसकी सेल्स वैल्यू कितनी हो गई आपकी सर 30,000। तो मैंने कहा 1 लाख की कॉस्ट को, इस 1 लाख की कॉस्ट को आप एलोकेट कर दो
10 और 30 1:3 के रेशियो में। बात समझ में आती है? अब सर हो सकता है ना कि इसमें ज्यादा कॉस्ट लगी हो, तो भाई मैंने कहा जब पता ही नहीं लग पा रहा तो कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा ना। सर हो सकता है कि यहां पर जो है वो 1 लाख में आपका इसकी कॉस्ट ज्यादा लगी हो, FG1 को बनाने में ज्यादा कॉस्ट लगी हो इन कंपैरिजन टू FG2, लेकिन अगर आप सेल्स रेशियो पे बांट रहे हो तो आप FG1 में कम कॉस्ट एलोकेट कर रहे हो, FG2 में ज्यादा कॉस्ट एलोकेट कर रहे हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर एक्चुअल में FG1 में ज्यादा कॉस्ट लगी हो। मैंने कहा भाई बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इंडेस कहता है कि जब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ही ऐसा है कि आपकी वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, आप उसको सेपरेट कर ही नहीं पा रहे हो, प्रोडक्शन का प्रोसेस ही कुछ ऐसा है नेचर, तो क्या करोगे फिर? कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा ना। तो बस वो ये जुगाड़ है एक्चुअल में। बात समझ में आती? ठीक है। इसके बाद में कहता है अगर मान लो ऐसा है कि आपका मेन प्रोडक्ट के साथ में बाय प्रोडक्ट भी निकल कर आया है, और वो आपका बाय प्रोडक्ट जो है आपका इमटेरियल है, बाय प्रोडक्ट आपका इमटेरियल है, मटेरियल नहीं है, तो कहता है आप क्या करोगे? बाय प्रोडक्ट इज मेजर्ड एट NRV एंड दिस वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। मतलब अगर आपका मान लो इसके साथ में एक बाय प्रोडक्ट निकल कर आ जाता, बाय प्रोडक्ट निकल कर आ गया, बाय प्रोडक्ट जो है आपका 100 यूनिट निकल कर आ गए, और ये बाय प्रोडक्ट मैंने कहा यार ये ना इमटेरियल है बाय प्रोडक्ट, तो मैंने कहा इसकी एनआरवी मान लो इसकी एनआरवी 10 रुपए पर यूनिट, तो इसकी टोटल एनआरवी कितनी हो गई? 1000। तो कहता है कि इस बाय प्रोडक्ट की कोई इज्जत मत करो, इसको क्या करो, मेन प्रोडक्ट की जो 1 लाख रुपए कॉस्ट है इसमें से माइनस कर दो, मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट ही 99,000 मान लो, मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट ही फिर 99,000 मान लो, और इस 99,000 को इनके सेल्स रेशियो में बांट दो। अगर आपका एक बाय प्रोडक्ट भी निकल कर आया है और वो बाय प्रोडक्ट आपका इमटेरियल है, तब आप ऐसा करोगे। ठीक है। और कहता है अगर आपका बाय प्रोडक्ट मटेरियल है, बाय प्रोडक्ट इमटेरियल नहीं है, बाय प्रोडक्ट आपका मटेरियल है, तो कहता है बाय प्रोडक्ट को ट्रीट करो एज अ जॉइंट प्रोडक्ट, अकॉर्डिंगली द अकाउंटिंग इज डन। कहता है फिर आप ये मानो ये बाय प्रोडक्ट है ही नहीं ना, ये आपका एक मेन प्रोडक्ट ही है, 30 प्रोडक्ट निकल कर आए, फिर आप ऐसा बोलो अगर बाय प्रोडक्ट आपका मटेरियल है तो उसको बाय प्रोडक्ट बोलो ही मत, उसको बोलो ये भी आप आ रहा मेन प्रोडक्ट ही है, उसको मेन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करो। फिर क्या करोगे आप? इस 1 लाख रुपए को इन तीनों के सेल्स रेशियो के बेस पर आप एलोकेट कर दोगे। बात समझ में आती? लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट आपका इमटेरियल है तो इस बाय प्रोडक्ट की एनआरवी मेन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी 1 लाख, इस 1 लाख की कॉस्ट में हमने बोला ना FG1 और FG2 निकले, तो इस मेन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी 1 लाख उसमें से आप माइनस कर दोगे और नेट कॉस्ट को आप एलोकेट कर दोगे बिटवीन FG1 और FG2 बेस्ड ऑन द सेल्स वैल्यू के रेशियो में। बात समझ में आती है? सिर्फ इतना सा ट्रीटमेंट है। इसका एक क्वेश्चन अवेलेबल है, वो आप कर लेना, आपके आराम से हो जाएगा ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, इसमें देखो यही किया हुआ है। अच्छा, बाय प्रोडक्ट को इमटेरियल ही मानता है इंस्टीट्यूट हमेशा, तो यहां पर बाय प्रोडक्ट का जो एनआरवी वगैरह है ना वो माइनस कर देता है। देखो ठीक है, कहां गया ये, इन्होंने एनआरवी निकाली 30,000 रुपए बाय प्रोडक्ट की, और एनआरवी को इन्होंने क्या करा, जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट थी ना, ये सारी कॉस्ट थी, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में नेट कॉस्ट को उन्होंने एलोकेट कर दिया बिटवीन दोनों प्रोडक्ट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्रक्स था, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में देखो इंडेस 41 की बात करता है कि भैया इंडेस 41 पे क्योंकि इंडेस 2 नहीं लगता, लेकिन कुछ एक्सटेंड के बाद एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वो लगने लगता है, तो वो चीज इंडेस 41 जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी, तो अभी इस पॉइंट को छोड़ दो आप। ठीक है, आप आ जाओ आगे, टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें हम बात करेंगे कॉस्ट को मेजर करने की टेक्निक क्या क्या है हमारे पास में। सर आपने बता तो दी, कॉस्ट ऑफ परचेज जोड़ो, कन्वर्जन कॉस्ट जोड़ो, अदर कॉस्ट जोड़ो, उसमें फिर प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करेगा। प्रोडक्शन ओवरहेड में भी 2 प्रोडक्शन ओवरहेड होंगे, या तो आपका वेरिएबल होगा या फिर आपका फिक्स्ड होगा। वेरिएबल होगा तो सर वो पर यूनिट के हिसाब से ऐड हो जाएगा, और आपका सर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड होगा तो वो आपका जो है वो आपका कॉस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल कैपेसिटी व्हिचएवर इज हायर के हिसाब से आप ऐड कर दोगे। तो सर बता तो दी आपने टेक्निक, अब कौन सी टेक्निक है? मैंने कहा आपको नहीं लगता जो मैंने टेक्निक बताई थी उसमें बड़ा झमेला है, इतनी सारी कॉस्ट निकालना एक एक प्रोडक्ट, और कंपनी के पास में एक प्रोडक्ट होता है कोई, यहाँ तो मैंने एग्जांपल एक प्रोडक्ट का ले लिया क्योंकि मैं आपको एकेडमिकली सिखा रहा हूं। प्रैक्टिकली अगर बात करें, इंडेस क्यों लगते हैं, इंडेस क्यों आए, आप क्यों पढ़ रहे हो? प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बात करो, क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी के पास में 100 प्रोडक्ट हो, 100 प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट निकालना कितना मुश्किल काम है? तो क्या ऐसे एक एक कॉस्ट को डिटेल में निकालना आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है सर। तो इंस्टीट्यूट कहता है कि आपके पास में आपको अल्टीमेटली कॉस्ट निकालनी है ना, अगर मान लो वो सब ना करके कोई शॉर्टकट लगा ले तो इंस्टीट्यूट कहता है कि आपके पास में 3 कॉस्ट की मेथड्स हैं, या तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड लगा लो, और एक होता है आपका रिटेल प्राइस मेथड। ठीक है, रिटेल मेथड और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, और तीसरा तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, वो आपका डिटेल वाला, मतलब लॉन्ग कट, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई परचेज कॉस्ट लो, कन्वर्जन कॉस्ट लो, अदर कॉस्ट लो, उसमें फिर देखो कि कौन कौन सा ब्रिंगिंग टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन है, एक एक प्रोडक्ट का निकालो कॉस्ट, वो सब करो।
वो लॉन्ग कट है। शॉर्टकट क्या है? 2। तो मतलब 3 आपके मेथड है, जिसमें से एक लॉन्ग कट है, 2 शॉर्टकट है, और 2 शॉर्टकट जो है वो अपना अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से लगेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड ये कहता है कि भाई साहब आपके पास में जो भी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होगा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल रखी होगी हर प्रोडक्ट की। आप पढ़ते थे ना अपना इंटरमीडिएट वगैरह में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप पढ़ा करते थे कि भैया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतनी इतनी आनी चाहिए इस प्रोडक्ट की, ताकि वो अपना जो है ना कॉस्ट को कंट्रोल वगैरह कर सके। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम जो है पढ़ा करते थे, तो वहां पे हम देखते थे कि इस प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आई है। उसके बाद में फिर वेरिएंस निकाला करते थे कि भैया इसका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस, वो सब कितना है। तो मैंने कहा अगर मान लो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल कर आई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपके पास में अवेलेबल है बेस्ड ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और उसमें वेरिएंस भी बहुत ज्यादा है नहीं, वेरिएंस भी बहुत नॉमिनल से वेरिएंस है, इमटेरियल वेरिएंस है। तो इंस्टीट्यूट कहता है कि आप स्टैंडर्ड कॉस्ट जो प्रोडक्ट की है वही ले लो ना कॉस्ट, फिर आप डिटेल में मत निकालो। मान लो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे लैपटॉप की मैं एक लैपटॉप कंपनी हूं और मेरे लैपटॉप की स्टैंडर्ड कॉस्ट है 30,000 रुपए, कि मेरा लैपटॉप एक 30,000 रुपए में पड़ता है, तो बस खत्म बात, 30,000 रुपए इसकी कॉस्ट है लैपटॉप की। मान लो अगर 10 क्वांटिटी आपके पास में इन्वेंट्री पे रखी हुई है, तो टोटल इन्वेंट्री हो गई आपकी 3 लाख रुपए, बात खत्म। स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लो और उससे इन्वेंट्री की वैल्यू निकल गई। अब ये आप कहो नहीं जी मैं तो जो है वो आपका पूरा निकालूंगा, ये 30,000 कैसे आई, मैं तो पूरा करूंगा। इस लैपटॉप को बनाने में कितनी परचेज कॉस्ट लगी, कितनी कन्वर्जन कॉस्ट लगी, कितनी अदर कॉस्ट लगी, फिर उसमें से देखूंगा कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है, कौन कौन सी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, वो सारे मैं एलोकेट करूंगा प्रॉपर्ली, पूरा का पूरा सर मैं तो इंडेस लगाऊंगा। तो इंडेस कहता भाई ऐसा मत करना, आप पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड से ट्राई करो। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड नहीं लग पा रहा ड्यू टू अवेलेबल नहीं है मान लो स्टैंडर्ड कॉस्ट का डेटा, या फिर वेरिएंसेस बहुत ज्यादा है, तो फिर आप लॉन्ग कट पे जाओ ना। अगर शॉर्टकट से काम चल रहा है तो फिर आपको दिक्कत क्या है? अगर आप कहते हो नहीं जी मैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड नहीं लगाऊंगा, मैं तो लॉन्ग कट ही जाऊंगा, तो ये तो वही बात हो गई ना कि कोई काम अगर मुश्किल से हो सकता है तो उसे आसानी से क्यों करना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड लगाना है। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं लग पाता है तो फिर आपको डिटेल कॉस्ट पे जाना है। वो तो मैंने आपको सिखाई दिया। क्वेश्चन किससे आता है सर? क्वेश्चन आता है हमेशा डिटेल वाले, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है ना स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में, इसमें तो निकला ही है। तो एकेडमिकली तो आपका जो डिटेल वाला मेथड होता है वो आपका काम का होता है, उसी से आपका क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भाई हमारा एक फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है, दैट्स इट, उसके हिसाब से आप निकाल लोगे, या फिर इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी है। ठीक है जी, इसके बाद में आपका रिटेल मेथड लगता है वहां पे जहां पे आपकी बहुत सारी इन्वेंट्रीज होती हैं, जहां पे आपकी बहुत सारी तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है हमारा कॉस्ट हम नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो रिटेल स्टोर है कोई, उसके पास में 500 तरह के तो बिस्किट्स होंगे, ठीक है, 1000 तरह की उसके पास में नमकीन होंगी, ठीक है, 500 तरह के उसके पास में सोप्स होंगे, बड़ी सारी चीजें होती हैं, अलग अलग वैरायटी की आइटम। तो वहां पर कॉस्ट कैसे निकालें सर वहां तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी जो है नहीं लग पाएगी, वहां पे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारी आइटम्स हैं, हर एक आइटम की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना भी तो मुश्किल काम है। ठीक है, हर एक आइटम की डिटेल कॉस्ट निकालना तो और मुश्किल काम है, स्टैंडर्ड निकालना भी मुश्किल है। तो यहां पर क्या करें हम? तो यहां पर इंडेस कहता है कि सिंपल देखो, कॉस्ट ही तो पता कर रही है ना, मतलब कान अगर ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, कहते हैं ना कि बराबर बात है। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर आप सेल प्राइस देखो, कि मान लो एक बिस्किट है, उस बिस्किट का सेल प्राइस 100 रुपए है, और कंपनी कहती है कि मैं इसमें 25% का या 20% का मार्जिन कमाती हूं, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 80 रुपए, बात खत्म। इस बिस्किट की कॉस्ट 80 रुपए है, बात खत्म। 100 रुपए का बेचते हैं और इस 100 रुपए के बेचने में 20% मार्जिन कमाते हैं, तो कॉस्ट कितनी हुई सर? 80 रुपए हुई, बात खत्म ना, कॉस्ट ही तो निकालनी थी। अब आप ये कहो नहीं जी इस बिस्किट को बनाने में कितना दूध लगा, कितना मक्खन लगा, कितना ब्रेड लगा, उसकी मैं सारी कॉस्ट निकालूंगा, फिर जो है कैलकुलेशन करूंगा, फिर इस 80 तक पहुंचूंगा। तो इंस्टीट्यूट क्या होगा, भाई कर लो अगर इतना टाइम है आपके पास में तो, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो ऐसे केस में, आप रिटेल मेथड लगाते हो और आप क्या करते हो, सेलिंग प्राइस में से मार्जिन्स अपने लेस कर देते हो, तो आपकी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, बात समझ आती है? जैसे आप बचपन में इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, नेशनल इनकम निकालते थे आपके, भाई नेशनल इनकम कितनी है, तो या तो किसी की कमाई का पता लगा लो कि कमाता कितना है, या फिर ये पता लगा लो ये खर्चे करने के बाद बचाता कितना है। तो खर्चे प्लस बचत भी तो हमारी इनकम होती है। अगर मैं कहूं मैंने जितना भी कमाया था वो नहीं बता रहा, लेकिन मैंने 100 रुपए खर्च करके 50 रुपए बचा लिए, तो इसका मतलब मैंने 150 रुपए कमाए। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से कि भैया हमें कॉस्ट नहीं पता कितनी है, लेकिन हमें ये पता है कि हम 100 रुपए वाली चीज में 20 रुपए कमा लेते हैं, तो इसका मतलब 80 रुपए कॉस्ट होती है हमारी। बात समझ आती है?
ठीक है जी। इसके बाद में देखो मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, जैसे हमने इन्वेंट्री मेजरमेंट की बात करी थी, ठीक है। इन्वेंट्री मेजरमेंट हमने बोला कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब ये वाला रूल जो लगता है ना, ये आपका फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी में लगता है। फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी को कैसे वैल्यू करोगे आप? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के बेसिस पर, ठीक है। सर रॉ मटेरियल कैसे होगा? भाई रॉ मटेरियल को आप हमेशा कॉस्ट पर ही मेजर करते हो, आप हमेशा कॉस्ट पर ही मेजर करते हो रॉ मटेरियल को। लेकिन अगर मान लो आपका फिनिश गुड्स, वो फिनिश गुड्स जिसमें ये रॉ मटेरियल यूज हुआ है, वो फिनिश गुड्स अगर आपका बिलो कॉस्ट आप बेच पाओगे, ऐसा आपको लगता है कि वो फिनिश गुड्स जिसमें ये रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो मैं बिलो कॉस्ट बेच पाऊंगा, तो इस रॉ मटेरियल को आप किस पे मेजर करोगे? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। सर एनआरवी क्यों नहीं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों, एनआरवी क्यों नहीं? क्योंकि भाई रॉ मटेरियल की एनआरवी अवेलेबल नहीं होगी ना मेरे पास में, क्योंकि रॉ मटेरियल को मैं बेचता थोड़ी हूं, तभी तो वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि मैं इसको अपने प्रोडक्शन करने में यूज करूंगा। अगर मैं कहता हूं भैया ये रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया और ये मैं एज इट इज आगे बेचूंगा, तो भाई कोई सुनेगा तो ये कहेगा भाई इसको रॉ मटेरियल कह ही क्यों रहा हो, ये तो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब फिनिश गुड से इसको एज इट इज बेच रहे हो आप। रॉ मटेरियल का मतलब यही है कि उसको मैं डायरेक्टली नहीं बेचूंगा, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम करूंगा और फिर फिनिश गुड्स को बेचूंगा। तो रॉ मटेरियल को बेचने का मेरे पास में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, तो मैं रॉ मटेरियल की एनआरवी तो निकाल ही नहीं सकता। तो फिर हम कहते हैं कि कॉस्ट जिस पर मैंने खरीदा था और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर पर आप मेजर करोगे रॉ मटेरियल को। अगर फिनिश गुड जिसमें वो रॉ मटेरियल लगना है वो आपका बिलो कॉस्ट सेल हो पाएगा, ऐसा आपको लगता है कि फिनिश गुड्स की कॉस्ट 100 रुपए आई है लेकिन मैं इसको 90 रुपए में ही बेच पाऊंगा, तो आप ये जो रॉ मटेरियल है जिसकी कॉस्ट मान लो 10 रुपए है, इसको आप किस पर मेजर करोगे? इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर 9 रुपए है तो इसको आप 9 रुपए पर मेजर करोगे। और अगर आप इस 100 रुपए वाले फिनिश गुड्स को 110 में बेच पाओगे ऐसा आपको लगता है, तो फिर ये 9 रुपए काम की नहीं है, आप रॉ मटेरियल को डायरेक्ट कॉस्ट पर ही मेजर करोगे। सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है तो बता दो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि आज की डेट में अगर उस रॉ मटेरियल को मार्केट से खरीदने में जाए तो कितने का मिलेगा, बस वो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। बात समझ में आती है यहां तक आपको? चलिए जी आगे आ जाए। तो देखो ये आपका चार्ट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक का, ये मैं आपको एक बार रीड कराता हूं। देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक में बोलता है कि आपके पास में दो नेचर की इन्वेंट्री हो सकती है। एक तो वो इन्वेंट्री जो कि आपकी इंटरचेंजेबल है और वो इन्वेंट्री जो आपकी नॉट इंटरचेंजेबल है। ठीक है सर, इंटरचेंजेबल मतलब जैसे कि एक इन्वेंट्री दूसरे के साथ में रिप्लेस कर सकते हो आप, मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है, वो आपकी इंटरचेंजेबल है। और जो आपकी इन नॉट इंटरचेंजेबल है, जैसे कि आपका जनरली यूज्ड इन ज्वेलरी वगैरह, ठीक है। अब ज्वेलरी जो होती है वो आपकी बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। अगर एक ज्वेलरी शॉप में 50 ज्वेलरी रखी है तो हो सकता है उनमें से दो ज्वेलरी भी आपस में एक दूसरे से ना मिलती हो, 50 की 50 यूनिक हो बिल्कुल, ठीक है, वो इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती है जो इंटरचेंजेबल होती है, जैसे मान लो मेरा लैपटॉप है, ठीक है। अब ये लैपटॉप जब मैं परचेज करके लेके आऊंगा तो बिल्कुल एज इट इज सेम लैपटॉप, सेम डिजाइन, सेम फीचर के लैपटॉप बड़े सारे होंगे वहां पे, तो वो ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है, कोई सा भी लैपटॉप किसी को भी बेच दे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज्वेलरी में जो मैंने बनवाया है, ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है, वो किसी न किसी बेस पर दूसरी ज्वेलरी से यूनिक हो ही जाएगी, ठीक है, तो वो आपका नॉट इंटरचेंजेबल होती है। तो वहां पर तो आपको क्या करना पड़ता है कि स्पेसिफिक ज्वेलरी के लिए जो कॉस्ट लगी वही आपको लगानी पड़ती है ना। वहां पे आप वेटेड एवरेज मेथड लगा सकते हैं, ना वहां पे आप फीफो मेथड लगा सकते हैं, ना रिटेल इन्वेंट्री मेथड लगा सकते हैं, ना स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड लगा सकते हैं। वहां तो स्पेसिफिक लॉन्ग कट वाला ही मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इन्वेंट्री आपकी इंटरचेंजेबल है उसमें आप या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड लगाओगे, फीफो वेटेड एवरेज, और आपके पास में नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होते हैं जैसे कि रिटेल इन्वेंट्री वाला और स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसमें क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाइए आप आगे। फीफो मेथड और आपका वेटेड एवरेज मेथड ये आपको अच्छे से आता ही है, ठीक है। मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, आपको पता है कि किस तरीके से करते हैं हम। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया। एनआरवी का मतलब क्या है? तो एनआरवी का देखो अल्टीमेट मतलब होता है कि मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा, हाथ में अल्टीमेटली कितना पैसा आएगा वो मेरा एनआरवी है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, एक आइटम है मान लो, एक आइटम है मान लो, उसकी कॉस्ट है 50 रुपए, ठीक है, और उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, फ्यूचर में मैं उसको 40 रुपए का बेच सकता हूं। लेकिन ये जो आइटम है ना, ये आइटम डैमेज हो चुकी है, ये डैमेज आइटम है। अब जाहिर है ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो आपका गुड प्रोडक्ट का है ना, मतलब सीलेबल कंडीशन में आने के बाद में 40 रुपए की बिकेगी।
तो अब सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए मान लो उसको मुझे 15 रुपए इनकर करने पड़ेंगे ठीक करने के लिए। तो आप मुझे बताओ एनआरवी कितनी हुई इसकी। सर 40 में बिकेगा, 40 रुपए हाथ में आए, उसके लिए 15 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली नेट हाथ में कितना पैसा आएगा, 25 रुपए। तो एनआरवी 25 रुपए, 15 रुपए खर्च करने के बाद में 40 रुपए का बेच पाऊंगा। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ गुड प्रोडक्ट, मतलब सेलेबल कंडीशन में आने के बाद में 40 रुपए का बिकेगा, और सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए 15 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि डैमेज है प्रोडक्ट। तो आपका एनआरवी कितना होगा, 25 रुपए होगा। एनआरवी का देखो अल्टीमेट मतलब क्या निकल कर आया, नेट हाथ में कितना पैसा आएगा, 40 हाथ में आएगा लेकिन 15 चला भी तो जाएगा, तो अल्टीमेटली नेट हाथ में कितना आएगा, 25 रुपए। तो 25 रुपए इज द एनआरवी। इसके बाद में इसी पॉइंट में आप थोड़ा सा और समझ लो, जैसे हम बोलते हैं कि भैया कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है, विच एवर इज लोअर पर हम मेजर करते हैं। तो मान लो आइटम, इन्वेंट्री की आइटम 1 है, आइटम 2 है, आइटम 3 है, ठीक है, इसकी कॉस्ट 100 रुपए है, इसकी कॉस्ट जो है वो आपका 70 रुपए है, इसकी कॉस्ट 50 रुपए है, इसकी एनआरवी लेट सपोज आपका 110 रुपए है, इसकी एनआरवी 60 रुपए ले लो, इसकी एनआरवी आप 40 रुपए लोगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या आप ऐसे करोगे कि इसका दोनों का टोटल कर दोगे, 100, 170 और 220, ऐसे करोगे क्या, और ये आ जाएगा आपका 110, 210, विच एवर इज लोअर 210। क्या इस तरीके से आप इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे कि सारी इन्वेंट्री जितनी भी है उनको फाइनली 210 रुपए में दिखा दो? ऐसे नहीं करना, ग्रुप बेसिस पर नहीं करना होता, एक एक आइटम को पकड़ो, ये 100 कॉस्ट, ये 110 एनआरवी 100 पर मेजर होगा, ये 70 और 60 पर मेजर होगा, 50 और 40 पर मेजर होगा, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, 200। आप देखो 10 रुपए का डिफरेंस आ गया ना, मतलब आपको आइटम बाय आइटम करना है, ग्रुप बेसिस पर मेजर नहीं करना होता है इन्वेंट्री को। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो भी यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि भाई इन्वेंट्री को आपको हर ईच ईयर एंड पर आपको देखना होता है कि भाई कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पर आपको मेजर करना होता है हर ईच ईयर एंड पर, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी एनआरवी आज की डेट में कितनी है, विच एवर इज लोअर, उस पर क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो। उसकी वजह से जो भी राइट डाउन होना होगा वो आपका, मतलब राइट डाउन मतलब इन्वेंट्री की अगर कॉस्ट ज्यादा है और एनआरवी कम है तो राइट डाउन होगी इन्वेंट्री टिल एनआरवी, तो वो आपका ऑटोमेटिकली पीएल में इफेक्ट चला जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें आपको हर ईयर एंड पर करनी होती है, ठीक है जी। इसके अलावा जैसे ही आप कहते हो कि साहब यहां पर हमने इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, इसका मतलब होता है कि इसको आप उठाकर यहां से जो कॉस्ट थी उसको आप कैपिटलाइज करते हुए बैलेंस शीट में ले गए, तो वहां पर ये वैल्यू जो होती है क्लोजिंग स्टॉक की, ये आपका इन्वेंट्री के तौर पर यहां आ जाती है। अब ये वापस से पीएल में कब जाएगी, ये वापस से पीएल में जब जाएगी जब आपकी ये इन्वेंट्री सोल्ड हो जाएगी, जब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा तो ये इन्वेंट्री यहां से उठ के सीओजीएस के नाम से आपका पीएल में जाएगी। एक्सपेंस कब बुक करेंगे, जब वो इन्वेंट्री हमारी सोल्ड हो जाएगी, ये इंडेस बोलता है। तो ये था आपका इंडेस 2, जिसमें मैंने आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं, और अब आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो आपके क्वेश्चंस समझ में आएंगे और क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। आप क्वेश्चंस ट्राई करना, कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, और आप इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज जरूर करना कि हाँ क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं आज, उसके बाद में फिर आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये इंडेस 2 का वीडियो अच्छे से समझ में आया, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि इससे और बच्चे भी बेनिफिट्स ले सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको अगला वीडियो और ज्यादा पसंद आएगा जो कि मैं बनाने वाला हूं इंडेस 115 पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।